हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग, राधे राधे, राम राम। कैसे हो आप सब लोग? बढ़िया, फर्स्ट क्लास। एक बार जरा कंफर्मेशन देंगे, ऑडियो वीडियो आपका सब कुछ ऑल ओके है, कोई टेक्निकल ग्लिच सेशन में नहीं है। तो जितने भी बच्चे हैं, बच्चे आप सबको पता है कि कल आपकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आउट हो चुकी है, आज से फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो चुकी है। आज थोड़ा सा ट्रैफिक ज्यादा है, तो आपका हो सकता है कि आपकी वेबसाइट जो है वो आपके बेसिकली लोड होने में थोड़ा सा समय लगता है। जब ज्यादा ट्रैफिक एक साथ वेबसाइट पर आ जाता है तो ओपन नहीं होती है, कोई बात नहीं, कल तक आप लोग फॉर्म फिलिंग स्टार्ट कर लेना। बट फॉर्म भरने से पहले मैं कुछ आपको डॉक्यूमेंट्स बताने वाली हूँ, सो प्लीज वो अपलोड करते हुए आप लोग प्लीज थोड़ा सा इस वीडियो को ध्यान से सुनेंगे और उन्हीं के हिसाब से आप अपने डॉक्यूमेंट तैयार कराएं और चेक कर लें कि आपके पास में किस तरह के डॉक्यूमेंट हैं। चलिए भाई, मैं अपनी सेशन को यहाँ पर बच्चा स्टार्ट करती हूँ। तो सबसे पहले तो देखो बच्चा, आपके पास में जो 10th का वहां पर आपसे मांगा जाता है पासिंग सर्टिफिकेट, ठीक है। पासिंग सर्टिफिकेट में प्लीज अपना नाम, ठीक है, अपने मम्मी पापा का नाम और जो भी स्पेलिंग है, अगर एक भी स्पेलिंग एरर आपसे हुई तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय दिक्कत होगी। आप फॉर्म भर देंगे, आप पेपर भी दे लेंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन मैंने ऐसे बहुत सारे केसेस देखे हैं कि अगर आपसे कोई फॉर्म भरते हुए स्पेलिंग अलग हो गई है और आपके डॉक्यूमेंट में अलग स्पेलिंग लिखी हुई है, तो वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपके रिजल्ट को होल्ड कर देते हैं कि भाई आपके डॉक्यूमेंट यहां पर जो है मैच नहीं हो रहे हैं, वो चाहे सिंगल अल्फाबेट हो। जैसे मैं आपको एक केस बताती हूँ। एक बच्चा था जिसकी मम्मी का नाम था आपका नीरज देवी, है ना। उसमें आपका नीरज देवी लिखा हुआ था, जो उसका 10th का सर्टिफिकेट था, और उस बच्चे ने सिंपल नीरज नाम लिख दिया, देवी नहीं लगाया, तो उसके रिजल्ट को होल्ड कर दिया गया। सब कुछ क्वालिफाई होने के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में प्लीज सबसे पहले अपना नाम, अपने मम्मी पापा का नाम, जो भी रिक्वायरमेंट है आप प्लीज वहां पर थोड़ा अच्छे से भरेंगे। फिर उसके बाद में 12th वाला सेक्शन में भी देखो, 10वीं के नाम से ही आपका बेसिकली नाम वाला जो है मेन मेन वहीं पे होता है। 12th की आपकी परसेंटेज वगैरह आपसे मांगी जाएगी। अगर किसी बच्चे की 69.7 है तो प्लीज इसको 70% ना लिखें, ये गलतियां नहीं करनी है। अगर किसी की 69.7 है और अगर आपको पॉइंट में डेसिमल में वहां पर ऑप्शन दिया हुआ है तो 69.7 ही लिखें, 2 नंबर तक अपनी करेक्ट वहां पर परसेंटेज लिखें। या आपको अगर सिंपल दिया हुआ है 69 और पॉइंट में डेसिमल का ऑप्शन ही नहीं आ रहा है फॉर्म भरते हुए, तो सिंपल 69 लिखना, इसको 70% मत करना, इसको 70% आप लोग मत करना, ठीक है। तो ये बात रही आपके 12th में जो भी आपके मार्क्स है, परसेंटेज है, आपसे वहां पर मे भी शायद सब्जेक्ट वगैरह भी पूछे जाएंगे, वो सब कुछ आप लोग आराम से भरना। फिर आपका ग्रेजुएट है ना, ग्रेजुएट में भी बच्चा आपके पास में नोटिफिकेशन, यानी कल आपकी नोटिफिकेशन रिलीज हो गई है 20 अक्टूबर को। यदि इससे पहले आपके पास में फाइनल ईयर की डिग्री है, इससे पहले आपका रिजल्ट आ चुका है, फाइनल ईयर की डिग्री आपके हाथ में है, तभी आप फॉर्म भर पाएंगे। ऐसा नहीं है मैम मैंने पेपर दे दिए हैं बट मेरा रिजल्ट अभी नहीं आया है, मैं पास हो जाऊंगा, मैं फॉर्म भर दूं, बाद में मेरा रिजल्ट आ जाएगा, आपको वैलिड नहीं रखा जाएगा, आपका एप्लीकेशन स्टेटस वहां पर रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये चीजें आप लोग ध्यान में रखें कि अगर इससे पहले आपके हाथ में फाइनल रिजल्ट है सो प्लीज आप वहां पर तभी फॉर्म भरने लगे, अदरवाइज फॉर्म मत भरना, फिर अगले साल फॉर्म भरना, है ना। ठीक है जी, चलिए ये आपकी दूसरी बात हुई। इसके अलावा फोटो, प्लीज भाई फोटो को आप लोग ध्यान से थोड़ा सा समझेंगे, क्योंकि फोटो और सिग्नेचर में लाखों बच्चों के फॉर्म रिजेक्ट होते हैं, ठीक है। फोटो आपको फ्रंट साइड, और कोशिश करें कि आप अगर आपको चश्मा लगा हुआ है तो आप चश्मा उतार कर अपना फोटो खिंचवाएं, है ना, क्योंकि थोड़ा सा रिफ्लेक्शन वगैरह कई बार उस पर आ जाता है, रिफ्लेक्शन वगैरह, तो इट मे बी पॉसिबल, है ना। आपको फ्रंट साइड, ये ऐसे वाला फोटो, मैंने हैट पहनी हुई थी, मैंने गोगल्स लगाए हुए थे, मैं स्मार्ट लग रहा था या अच्छी लग रही थी, मैंने ये सेल्फी ली थी, है ना, ये सब कुछ नहीं करना है। आपको सिंपल फ्रंट साइड आपका फोटो होना चाहिए, ठीक है। आजकल तो वैसे ऑप्शन भी होते हैं साइबर कैफे वाले के, वहां पर वो वहीं पर आपका फोटो खींच के अपलोड भी कर देते हैं, है ना। आजकल आपके नए नए ऑप्शन है साइबर कैफे वालों के पास में। तो आपका फ्रंट साइड एकदम आपका फोटो होना चाहिए, ठीक है जी, क्लियर, ओके। सिग्नेचर, और हाँ, फोटो का और किसका बच्चा आप लोगों का, फोटो का और सिग्नेचर का बच्चा आप लोगों का, वहां पर क्या लिखा हुआ है बच्चा, आपका बेसिकली डायमेंशंस लिखी हुई हैं कि ये कैटेगरी में आप लोगों का फोटो जो है आपके यहां पर होना चाहिए, ठीक है। सिग्नेचर जो है बच्चा बेसिकली आपका, और फोटो का जो साइज लिखा हुआ है उसी के हिसाब से पीएनजी, जेपीईजी, जिस फॉर्मेट में मांगा है प्लीज उस फॉर्मेट में ही अपलोड करना, ठीक है, ओके। चलिए इसके बाद में मोस्ट इंपोर्टेंट, और आप सबका एक कॉमन डाउट होता है क्या बच्चा, आपके कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर, है ना।
किस चीज को लेकर? आपके कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर। तो देखो पहले तो आप लोग ये चीज करो दिमाग में क्लियर कि आपका कास्ट सर्टिफिकेट का मतलब क्या है। जैसे जो रेलवे है वो सेंटर की पोस्ट है, वो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आती है, उसका स्टेट से कोई लेना देना नहीं है। अब जैसे मान लिया मैं जाट हूं तो मैं यूपी के अंदर, क्योंकि मैं यूपी बोर्न हूं तो मैं यूपी के अंदर, मेरी सारी की सारी जो पढ़ाई है वो यूपी में हुई है, तो मैं यूपी के अंदर ओबीसी में आऊंगी। ठीक है, यूपी बोर्न हूं, यूपी के अंदर मैं ओबीसी में आऊंगी, है ना, मेरे पास में वहां का रेजिडेंशियल प्रूफ है। लेकिन अगर मुझे रेलवे का या एसएससी का फॉर्म भरना है तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट वाली आपकी पोस्ट है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर ये बॉडी आती है, तो मुझे अपने आप को जनरल कैटेगरी में भरना होगा, यानी अनरिजर्व कैटेगरी से मैं फॉर्म भर सकती हूं, मैं ओबीसी से फॉर्म नहीं भर सकती। ठीक है जी, ओके। ओबीसी में भी दो लेयर होती हैं, एक क्रीमी लेयर होती है और एक नॉन क्रीमी लेयर होती है। जो ओबीसी का फायदा मिलता है वो ऑब्वियसली नॉन क्रीमी लेयर वालों को मिलता है, यानी मंथली इनकम, सॉरी वहां पर आपका पर एनम इनकम लिखी होती है कि यदि आपकी इनकम 12 लाख 15 लाख या 10 लाख या 8 लाख के ऊपर है ना, वो आप क्राइटेरिया एक बार चेक कर लेंगे तो आप क्रीमी लेयर में आते हैं। मतलब आप फिर अपने परिवार को चलाने के लिए सक्षम है, आपके पास पैसा है, आपको कोटे की जरूरत नहीं है। ठीक है, वहां पर इस तरह के रूल है। अगर आप ओबीसी में नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं तभी ओबीसी का सर्टिफिकेट आप लोग लगा सकते हैं और तभी आपको 3 साल की छूट भी मिलेगी। ओबीसी वाले बच्चे सबसे ज्यादा आपके कंफ्यूज रहते हैं क्योंकि बहुत सारी ऐसी कास्ट हैं जो किस में आती हैं बच्चा, आपकी जनरल कैटेगरी में आती हैं, आपके कहां सेंटर लेवल पर, और आप अपनी स्टेट के अंदर ओबीसी में होंगे। तो आपके पास जो भी नॉन पर्सन है जिनको इन सब चीजों की नॉलेज हो, जैसे जहां कास्ट सर्टिफिकेट आप बनवाने जाते हो ना, वहां पर भी आप उन पर्सन से पूछ लेना कि भाई मेरी ये कास्ट है, मुझे नहीं पता, देखो आप लोगों की कास्ट क्या है, कि भाई मेरी ये कास्ट है ना, मैं अपनी स्टेट के अंदर, बिहार के अंदर या एमपी के अंदर हम ओबीसी में आते हैं, क्या हमारी कास्ट जनरल कैटेगरी या ओबीसी में आती है सेंटर लेवल पर? अगर सेंटर लेवल पर आपके पास में सर्टिफिकेट है सेंटर लेवल का ओबीसी का, तभी आप उसको अटैच करेंगे, नहीं तो आप बाद में बच्चा दिक्कत हो जाएगी, आपको या तो डिस्क्वालिफाइड कर दिया जाएगा, या अब तो ऐसे भी आपके रूल आने वाले हैं कि जनरल कैटेगरी में क्या पता आपको वो काउंट ही ना करे। अभी तक नहीं आया है, एसएससी में तो आ गया है बेसिकली आपका, है ना। तो यहां पर क्या है बच्चा आपका, यदि आप लोगों के पास में ओबीसी का सर्टिफिकेट सेंटर लेवल का है तभी आप इसको अपलोड करना, अदरवाइज मत करना। वहां पढ़ लेना कि आपका राज्य स्तर है या फिर बच्चा आपका राष्ट्र स्तर है ना, तो ये आपको देखना पड़ेगा वहां पर आपके पास जो भी सर्टिफिकेट हो। ओबीसी के ऊपर जो सर्टिफिकेट नंबर लिखे होते हैं प्लीज उनको ध्यान से आप लोग, है ना, ध्यान से उस नंबर को लिखना, एक भी चीज वहां पर गलत नहीं होनी चाहिए। तो ये ओबीसी वालों का आई थिंक डाउट क्लियर हो गया होगा। एससी एसटी वालों को भी आजकल दिक्कत आनी शुरू हो गई है क्योंकि ऐसी बहुत सारी कास्ट है जो स्टेट लेवल में एससी एसटी पर आती हैं बट वो सेंटर लेवल पर ओबीसी में आती हैं। तो कास्ट सर्टिफिकेट का मैं सिर्फ आपको इतना समझा सकती हूं कि आपके पास कोई भी कास्ट सर्टिफिकेट है, वो चाहे ईडब्ल्यूएस का है ना, ईडब्ल्यूएस वाले भी और ध्यान से सुनेंगे, ठीक है, कोई भी इनमें से कोई भी कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास में है, पहली बात तो 1 साल से पुराना ना हो। बोल दो एससी एसटी वालों को तो ज्यादा नहीं करते, बट ये मेरी राय है, अगर आपके पास है भी तो उसको एक बार रिन्यू करा लीजिए फॉर्म भरने से पहले, ज्यादा समय नहीं लगता है उसमें आपका, है ना। आजकल तो आई थिंक ऑनलाइन ऑप्शन है, नहीं है तो आप अपने किसी भी अड़ोस पड़ोस के जो भी आपके यहाँ पर ये कास्ट सर्टिफिकेट वाला काम करते हैं कचहरी में जाकर करा सकते हैं, ठीक है, वो आप पता कर लेना कि भाई कहाँ पर होते हैं, ठीक है। इसका मुझे इतनी नॉलेज नहीं है कि कहाँ पर ये आपके कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह बेसिकली सबमिट होंगे या बनेंगे, वो आपको ज्यादा अच्छे से पता होगा। ओके, तो ये 1 साल से पुराना नहीं होना चाहिए। ईडब्ल्यूएस वालों का तो 1 साल से पुराना मान्य ही नहीं है ना, क्योंकि जब आप फॉर्म भर रहे हो तो आप पिछले 1 साल में आपकी इनकम क्या है, आपने कितना ग्रोथ किया है, उसके हिसाब से आपको ये सर्टिफिकेट दिया जाता है। तो अगर ईडब्ल्यूएस वाले बच्चे, तो अगर आपके पास 1 साल से पुराना सर्टिफिकेट है तो वो वैसे ही वैलिड नहीं होगा। मेरी सबको राय है कि प्लीज अपना एक बार आप लोग डॉक्यूमेंट बच्चा रिन्यू करा लीजिए, क्योंकि बेहतर रहेगा कि 1 साल से पुराना ना हो। देखो जब फॉर्म भरा है ना, जब आप फॉर्म भर रहे हो उस तब से आपका 1 साल पुराना होना चाहिए। अगर 3 4 5 साल 7 साल 10 साल पुराना है वो वैलिड नहीं होगा, है ना। फिर ये हो सकता है कि जब आप फाइनल रिजल्ट में जाएं तो वो देखेंगे जनरल कैटेगरी की कट ऑफ क्लियर है, जनरल कैटेगरी में आपका नंबर आ रहा है कि नहीं आ रहा, अगर आ रहा होगा तो आपको रखेंगे, अदरवाइज बोल देंगे कि भैया अगले साल तैयारी करो, अगले साल मेहनत करो, है ना।
ओके, तो बेसिकली आप लोगों का एससी कैटेगरी के लिए सेंट्रल बनवाना, हाँ ठीक है, समझ में आया। एससी एसटी में भी आजकल कंफ्यूजन है, कुछ ऐसी कास्ट है आपकी बिहार में है, एमपी में है, छत्तीसगढ़ में है ना, जो आपकी सेंट्रल लेवल पर ओबीसी में काउंट होती हैं और एससी एसटी में नहीं होती। सो अपना जो आपके पास में कास्ट सर्टिफिकेट है वो चेक कर लेना, सेंट्रल लेवल का है या फिर स्टेट लेवल का है, और पता करना कि ऐसा हो सकता है कि मैम मेरे पास में एससी एसटी का कार्ड है बट मुझे पता ही नहीं है कि मैं मेरी कास्ट सेंट्रल लेवल पर किस उसमें आती है, तो जाकर पहले पता कर लीजिए कि अगर आपका बन सकता है तो बनवा लीजिए उसको और फिर फॉर्म भरना, क्योंकि सबसे बड़ा कंफ्यूजन आपका कास्ट सर्टिफिकेट का ही होता है। कोई भी गड़बड़ हुई तो आपके फॉर्म को रिजेक्ट कर देंगे, सारी मेहनत खराब जाएगी। और एप्लीकेशन स्टेटस पेपर से कुछ टाइम पहले ही आपका रिलीज किया जाता है, ये भी आप लोग दिमाग में रखेंगे, ठीक है बबुआ। चलिए, मेरी क्लासेस के लिए 4 PM डेली साइंस की क्लास होती है आपकी एसएससी वाला यूट्यूब चैनल पर, ठीक है, और आपकी 12 बजे होती है मेरी क्लास साइंस की, कहा रेलवे एग्जाम वाला पर। आप लोग डेली बच्चा मेरे साथ में जुड़ सकते हो। इसके अलावा बच्चा आप लोगों का इंटरसिटी एक्सप्रेस 2.0 के नाम से बच्चा हमारा बैच है जो एप्लीकेशन पर आ चुका है। कैसे आप लोग बैच में एनरोलमेंट करा सकते हैं, सिंपल पीडब्ल्यू की एप्लीकेशन आप लोगों को डाउनलोड करनी है, ठीक है सिंपल पीडब्ल्यू की एप्लीकेशन आप लोगों को डाउनलोड करनी है, और एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद गवर्नमेंट एग्जाम आप लोग वहां पर सेलेक्ट करेंगे, और उसके बाद में बच्चा आप लोग जाएंगे रेलवे एग्जाम वाला पर। रेलवे एग्जाम वाला पर आप लोग जाने के बाद में वहां आप लोग उसे सेलेक्ट करेंगे इंटरसिटी एक्सप्रेस 2.0 बैच, तो 999 रुपीज में कंप्लीट बैच है विद टेस्ट सीरीज, ठीक है मैम। ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर सेंट्रल का है बट 3 साल पुराना है बच्चा। देखो मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ प्लीज रिन्यू करा लो, है ना। देखो ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है बट मैंने केसेस ऐसे देखे एक्चुअली में, पता है बच्चा होगा क्या, जब तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए पहुंचेंगे ना 2 साल हो चुके होंगे, है ना। 9-10 महीने तुम्हारे पेपर में लगा देते हैं, तुम लोगों को पता है, फिर तुम्हारा आपका CBT 1 फिर CBT 2 1 महीना 3 महीना लेट हो रहा है, फिर रिजल्ट 3 महीने लेट, जब तक तुम्हारी ज्वाइनिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का समय आएगा ना तब 2 साल हो चुके होंगे ऑलमोस्ट, है ना। तो 1.5 साल तो आपका हो ही चुका होता है, तो वो देखते हैं कि सर्टिफिकेट कब बना था और आज क्या है। इसीलिए कहा जाता है कि 1 साल पुराना होता है तो वो कुछ नहीं कहेंगे, मतलब ये आपके लिए सेफ साइड है, तो ज्यादा समय नहीं लगता है। आप जाकर एक बार पता कर लीजिए और रिन्यू करा लीजिए। बाकी कोई डाउट है आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, और बाकी लोगों तक भी इस वीडियो को आप लोग जरूर पहुंचाएंगे। ओके, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।